जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाएं, मतलब हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हमको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसके पहले हम 10 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर को कवर किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आई बटन में भी डाल देंगे, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक, अब चलिए आज हम समझते हैं कि दैनिक जीवन में यानी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो बाबू पहले ये जानो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता क्या है। तो इसको हम पिछले लेक्चर में भी बता दिए हैं, फिर से हम बता देते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन बहरिया जाता है। ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या हाइड्रोजन बहरिया जाएगा, क्या हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उपचयन, ऑक्सीडेशन। ठीक, तो देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा? ऑक्सीजन वहाँ आके जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन बहरी हो जाएगा। समझ रहे हैं? बस इतना ही होता है। अब हमको रोजमर्रा की जिंदगी में ये रिएक्शन कहाँ देखने को मिलता है, इसी के बारे में हम आज समझेंगे। ठीक, तो देखो जैसे हम श्वसन करते हैं मतलब सांस लेते हैं, तो हम सब लोग जानते हैं कि सांस में क्या खींचते हैं, पूरा हवा बटोर के खींच लेते हैं, ले जाके फेफड़ा के अंदर ढकेल देते हैं। ठीक, उसके बाद वहाँ से छान के और ऑक्सीजन चला जाता है पूरे शरीर में, और उसके बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस आता है और सारी गैसों को हम बाहर निकाल देते हैं। मतलब हम बस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन हमारे शरीर में पूरे जगह पहुँचता है। सब हवा तो फेफड़े तक रह गया, फेफड़ा के बाद ऑक्सीजन जाता है। ठीक, तो हम ऑक्सीजन को लिए, यानी ऑक्सीजन हमारे साथ आके जुड़ा। क्या हुआ बाबू? हमारे साथ आके ऑक्सीजन जुड़ा, और जहां ऑक्सीजन का मिलन होता है या जुड़ाव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। अब देखो श्वसन जो होता है यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि यह जो जैव रासायनिक क्रिया का मतलब ये हुआ कि जीवों में होने वाली क्रियाएं हैं, जीवों में होने वाली अभिक्रिया है। तो कोई मतलब निर्जीव श्वसन नहीं करता है। कौन कुर्सी में जो सांस लेते देखे हो क्या? नहीं। तो कोई निर्जीव जो होता है, नॉन लिविंग थिंग जो होता है, वो कभी श्वसन नहीं करता है, सांस उस नहीं लेता है। समझ में आया? हवा नहीं खींचता है। ठीक, तो ये जो श्वसन होता है ये जैव रासायनिक क्रिया है। मतलब ये जीवों में होता है बस श्वसन। श्वसन किस में होता है? रेस्पिरेशन किस में होता है? बस जीव में होगा, लिविंग थिंग्स में होगा। समझ रहे हैं? तो यही बोल रहा है कि यह जैव रासायनिक क्रिया है। जैव मतलब जीव, और रासायनिक क्रिया है मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये रासायनिक क्रिया है। तो ये क्या है? जीवों में होने वाली रासायनिक क्रिया है। ठीक, तो जैव रासायनिक क्रिया इसीलिए बोल रहा है। बी देखिए, बी टॉपिक क्या बोल रहा है? यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हम सांस नहीं लेंगे तो थक जाएंगे। जैसे देखो दौड़ के आते हो तो एकदम हांफने लगते हो। कहाँ से कि जल्दी सांस लेंगे, हमारे अंदर जल्दी ऊर्जा बनेगा। ऊर्जा बनेगा, जितना ऊर्जा का सब कोशिका में कमी हुआ पूरा पहुंच जाएगा। ऊर्जा पूरा मतलब ले जाके पहुंचा देगा सांस हमारा। ठीक, ऑक्सीजन ले जाके पहुंचा देगा। तो ये क्या करता है? हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति करता है। ठीक, ऑक्सीजन जो होता है ब्लड में जाता है। ठीक, वहाँ पे क्या होता है? ऊर्जा किससे बनता है? ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीजन के चलते ही ऊर्जा बनता है। ठीक, ऑक्सीजन जब जाता है ग्लूकोज को तोड़ता है, तोड़ के ऊर्जा बनाता है, जल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो जल का हमको जरूरत होता है तो रख लेंगे, और ज़्यादा हो गया पसीना के रास्ते बाहर निकाल देंगे, पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देंगे। तो ये सब मतलब बनता है और ऊर्जा भी बनता है। जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऊर्जा बनता है। तो यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कैसे ऊर्जा प्रदान करता है? ऑक्सीजन तुरंत ही जाएगा, ब्लड में घुलेगा, और ब्लड से सब कोशिका में चला जाएगा, और सब कोशिका में पहले से है ग्लूकोज को तोड़ेगा, मतलब तोड़ करके उसके बाद क्या करेगा? ऊर्जा बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और जल बना देगा। 3 गो चीज बनाएगा। हमको जरूरत किसका है? ऊर्जा का। जल का जरूरत होगा लेंगे, या नहीं तो बाहर कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का हमको जरूरत नहीं है तो बाहर ही फेंक देते हैं सांस में। समझ में आया? तो ये होता है हमारे श्वसन में।
आप देखो, ये श्वसन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान मतलब ऊर्जा मिलती है। इसमें ग्लूकोज O2 से जुड़कर ऊर्जा प्रदान करता है, ऑक्सीजन से जुड़कर ऊर्जा प्रदान करता है। जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन से जुड़ता है तो उसको दहन बोल देते हैं। सिंपली हम ज़्यादातर मतलब सामान्यतः हम क्या बोल देते हैं, दहन बोल देते हैं। दहन मतलब जलना। तो ये चूल्हे में ग्लूकोज को देखा जाए तो जलाया जाता है 37 डिग्री सेल्सियस पे इसको जलाया जाता है। ठीक, 37 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन से जोड़ा जाता है। तो ऑक्सीजन से जब जुड़ता है ग्लूकोज तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन जल बनता है और ऊर्जा बनता है। ऊर्जा को हमको ज़रूरत है ले लेते हैं, जल का ज़रूरत होगा लेंगे या नहीं तो बाहर ही निकाल देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत ही नहीं होता है, बाहर फेंक देते हैं। ठीक, तो ये जो है जैव रासायनिक क्रिया है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी उपचयन अभिक्रिया है। क्या है बाबू? उपचयन अभिक्रिया। देखो क्या हुआ है यहाँ पे ये है आपका ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन आके चिपक गया, और जैसे ऑक्सीजन चिपकेगा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, OXIDATION। ठीक, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये हो जाता है श्वसन। ठीक, मतलब कि उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखो दहन क्या होता है, कंबस्चन क्या होता है, कंबस्चन मतलब कंबस्चन रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक, तो देखो कंबस्चन मतलब होता है जलना, दहन मतलब होता है जलना। किसी भी पदार्थ का जलना ही दहन है। और जलने के लिए, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना तो बुझ जाएगा, जलबे नहीं करेगा। मोमबत्ती वो जला लेना और उसके ऊपर एगो गिलास उन्हा देना, कांच का गिलास लेना तभी दिखेगा आपको। एगो गिलास उन्हा देना, बचपन में बहुत हम लोग करते थे। जैसे वो नहाओगे ना तुरंत कुछ टाइम जलेगा, आप बुझ जाएगा। कैसे कि उसको बाहर से ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा, गिलास से ढक दिए हैं, तो ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो बुझ जाएगा। समझ रहे हैं? तो जलने के लिए, किसी भी चीज की कंबस्चन के लिए यानी जलने के लिए यानी दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए दहन क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है बाबू? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देख रहे हो हमारे जीवन में इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। ऑक्सीजन ना रहे तो हम मर जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम कुछ चीज जला नहीं पाएंगे ऑक्सीजन ना रहे तो। ठीक, तो जलाने के लिए, किसी चीज को जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और ऑक्सीजन नहीं रहेगा कुछ नहीं जलेगा। मान लो कुछ नहीं जलेगा तो कोयला से बिजली आता है। कोयला से कैसे बिजली आता है? कोयला को जला करके टरबाइन चलाया जाता है, तो कोयला जलवे नहीं करता, हमारा इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता ही नहीं। तो ऑक्सीजन के बिना ना इस पृथ्वी पे जीवन संभव है ही नहीं। कहाँ से कि ऑक्सीजन के बिना कुछ जलेगा नहीं। ऑक्सीजन के बिना सबसे पहले तो हम सांसें नहीं लेंगे, और जब सांस नहीं लेंगे तो हमारा क्या होगा? मौत ऐसे ही पक्का है। ठीक, तो ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है पृथ्वी पे। और ऑक्सीजन जो होता है जब किसी के साथ जुड़ता है, जब किसी के साथ इसका रिश्ता होता है, तब क्या बोलते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे मान लो कोई चीज है, उसके साथ ऑक्सीजन का रिश्ता बन गया, तो जैसे ऑक्सीजन का रिश्ता बना इसके साथ, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया, यानी उपचयन हो गया। ऐसे ही हमारा ऑक्सीजन के साथ रिश्ता बन जाता है, रिलेशन बन जाता है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते जाते हैं और क्या करते हैं? ले जाते हैं कोशिका में और ले जाके और ग्लूकोज के साथ इसका रिश्ता बना देते हैं। और जब रिश्ता बनता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बाहर निकलता है और ऊर्जा बाहर निकलता है। तो जब कोई चीज ऑक्सीजन के साथ रिश्ता बना ले तो उसी को बोलते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया, उपचयन हो गया। तो देखो यहाँ पे श्वसन में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, दहन में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी उपचयन हो रहा है। काहे से कि दहन को होने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है और श्वसन को होने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब कहे धुआं वाले क्षेत्र में जाते हो आप तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। दिल्ली एनसीआर में देखे थे अभी आप कुछ दिन पहले, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, कई लोगों का दम घुट जा रहा था। काहे? इसी के चलते। ठीक, तो जब ऑक्सीजन मिलेगा तब आप सांस ले पाएंगे। तो ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ता है वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है उसका, और
हमारे जीवन में उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ऑक्सीजन की वजह से। अब हम समझते हैं ये था ऑक्सीजन का उपयोग हमारे जीवन में महत्व था, मतलब कि हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन, ना रहे तो हम जिंदे नहीं रहेंगे। अब समझते हैं इसके कुछ छोटे मोटे नुकसान हैं। इस नुकसान को हम समझ लेते हैं कि ऑक्सीजन से क्या क्या नुकसान होता है। आशा है कि आपको दहन अभिक्रिया समझ में आई होगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ किसी पदार्थ का O2 की उपस्थिति में जलना या ऑक्सीकृत होना, दोनों बत्तियां एक के है, जलना या ऑक्सीकृत होना, जलना ही मान सकते हैं, ठीक। तो जलना या ऑक्सीकृत होना दहन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कोनो चीज को जला दोगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जलेगा, और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो उसी को बोलते हैं दहन अभिक्रिया, कंबस्शन रिएक्शन। और ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक। तो ये है दहन जो है हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। कागज जला दो, मोमबत्ती जला दो, पेड़ जला दो, घर जला दो, अपने आप को जला, अपने आप को नहीं मतलब किसी चीज को जलाओगे तो क्या होगा, कंबस्शन रिएक्शन होगा, यानी कि दहन अभिक्रिया होगा। अब हम समझते हैं संक्षारण क्या होता है। संक्षारण आखिर होता क्या है, चलिए अब समझ लेते हैं संक्षारण के बारे में, कोरोजन के बारे में, ठीक। और इसके बाद समझेंगे विकृत गंधिता के बारे में। देखो संक्षारण क्या होता है। क्षारण का मतलब होता है ना कि किसी वस्तु का क्षय हो रहा है, क्षय शब्द से आया है क्षारण, मतलब कोई वस्तु नष्ट हो रहा है। मतलब इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से मान लो कि क्या कर रहे हैं, काट के निकाल रहे हैं, तो ये वस्तु जो है मार्कर जो है नष्ट हो रहा है। ऐसे ही कुछ वस्तु जो है खराब हो रहा है, नष्ट हो रहा है, कोई चीज सड़ रहा है, गल रहा है, तो उसमें जो नीचे गिर रहा है, खत्म हो रहा है, उसी को हम संक्षारण बोलते हैं, ठीक। तो वैसे ही होता है संक्षारण, ये धातुओं में होता है संक्षारण, ठीक। जब धातुएं नमी, वायु, अम्ल आदि के संपर्क में आ जाती हैं तो वह संक्षारित हो जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारित मतलब विघटित होने लगते हैं, उसके वजन में कमी आने लगती है, ठीक। अब कहना कि इसका मतलब कोनो जीव सड़ता गलता है उसको भी हम संक्षारण बोलेंगे, नहीं। काहे से कि संक्षारण जो होता है ना ऑक्सीजन के चलते होता है, ऑक्सीजन के जुड़ने से होता है। और जीव में देखा जाए, जीव कोई सड़ रहा है, कोई मरा हुआ कोई जीव है वो सड़ रहा है, तो उसमें बैक्टीरिया के वजह से वो सड़ता है। लेकिन जो धातुएं होती हैं सब, ये किसकी वजह से सड़ती हैं सब, ये वायु की वजह से सड़ती हैं, मतलब ऑक्सीजन की वजह से सड़ती हैं। तो देखो जब धातुएं नमी, वायु, अम्ल आदि के संपर्क में आ जाती हैं तो वह संक्षारित हो जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारित का मतलब कि धातु का वजन कम हो गया। 1 किलो लोहा लो और ले जाके उसको पानी के पास रख दो नमी वाले जगह पे, ठीक। और उसके बाद कुछ दिन बाद, 2 महीने बाद उसका वजन चेक करना, कम हो जाएगा, कुछ 900 कुछ ग्राम हो जाएगा, ठीक। कैसे कि उसका संक्षारण हो गया, मतलब उस संक्षारित हो गया, लोहा कम हो गया, उसके वजन में कमी आ गई, तो उसी को संक्षारण बोलते हैं। तो संक्षारण कब होता है, जब किसी धातु को नमी में रख दें या वायु में रख दें या अम्ल के साथ रख दें तो उसका संक्षारण हो जाता है, मतलब घटने लगता है उसका वजन। देखो चांदी में संक्षारण जो होता है ब्लैक कलर का होता है, ऐसे ही पीतल में संक्षारण हरे रंग का होता है, लोहा में भूरा रंग का मूर्छा लग जाता है, आप जंग जिसको बोलते हैं, तो भूरा रंग का मूर्छा क्या है, संक्षारण हो रहा है लोहे का, ठीक। तो वही है संक्षारण, मतलब किसी चीज में जंग लगना, जंग लगना समझ रहे हो ना, मतलब लोहे में बोला जाता है जंग लगना, लेकिन चांदी उदी में लगेगा तो उसको जंग लगना नहीं बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, ठीक। सभी धातुओं के लिए मिला के एक ही बार हम संक्षारण बोल देते हैं, मतलब उसके वजन में कमी आ रहा है। क्या हो रहा है बाबू, उसके वजन में कमी आ रहा है, उसका मूर्छा जो पकड़ रहा है उसी को हम बोलते हैं संक्षारण, ठीक। तो जब धातु में कोई भी धातु होगी, चांदी, सोना, मतलब सब कुछ क्या होता है, कहीं ना कहीं संक्षारित होता है, ठीक। अब कहेंगे सोना होता है, हाँ हल्का हल्का, बहुत हल्का होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है, तो इसलिए वो बहुत हल्का होता है, संक्षारित लगभग ना के बराबर होता है, ठीक। तो जब धातुएं नमी के संपर्क में या वायु के संपर्क में आती हैं या अम्ल के संपर्क में, अम्ल के संपर्क में मतलब मान लो बैटरी है आपके घर इन्वर्टर का, उसमें से पानी निकालना और निकाल करके और लोहा के ऊपर गिरा देना, एकदम चमकता हुआ लोहा जो है ना उसका मेकअप चढ़ जाएगा भूरे रंग का लोहे का, तो वही संक्षारण हो गया, ठीक। तो जब किसी लोहे पर, जब किसी धातु पर वायु आर्द्रता मतलब नमी, ठीक, अम्ल आदि की क्रिया से उस पर एक परत चढ़ जाती है, उसका क्षय होने लगता है, उसी को हम संक्षारण बोलते हैं, ठीक।
तो आशा है कि आपको संक्षारण समझ में आया होगा। संक्षारण किसको बोलते हैं? जब किसी वस्तु का क्षय होने लगता है ऑक्सीजन के कारण, वायु के साथ रिएक्ट करने के कारण, उसी को हम संक्षारण बोलते हैं, मतलब किसी धातु का। ठीक, अब देखो लोहे में जंग लगना, इसमें आपको एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है। लोहा में जंग कैसे लगता है? जब लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है या आयरन ऑक्साइड बनाता है। क्या वो बनाता है? फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। देखो जब भी कोई वस्तु किसी के साथ जुड़ जाता है तो उसका ऑक्साइड बन जाता है, सॉरी, जब भी किसी वस्तु के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है ना तो उसका ऑक्साइड बना देता है। जैसे कार्बन के साथ जुड़ेगा कार्बन ऑक्साइड बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी बनाएगा, मतलब ऑक्साइड ही बनाएगा। सोडियम के साथ मिलेगा तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसके साथ मिलेगा उसका ऑक्साइड बनाएगा। तो धातु के साथ मिल रहा है तो धातु का ऑक्साइड बना देता है। यही ऑक्साइड का बनना, ऑक्सीजन का धातु के साथ जुड़ना, यही कहलाता है संक्षारण। जाके ऑक्सीजन धातु से चिपक गया ना, बस समझ लो धातु का संक्षारण हो गया, खत्म बात है। इतना ही बस समझना था हमको, मतलब कि किसी भी चीज में जंग लगना संक्षारण है। अब देखो लोहे के एक रिएक्शन आता है संक्षारण का, आपके एग्जाम में आएगा ये, देखिए इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये आपको याद रहना चाहिए, IMP। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए ये रिएक्शन आपको लिखने के लिए आता है, बोलेगा कि लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया का समीकरण लिखो। ठीक, तो देखो Fe से लोहा होता है, O2 से ऑक्सीजन होता है और H2O से जल होता है। तो जब लोहा यानी Fe और ऑक्सीजन जुड़ता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, लेकिन नमियों में भी आ जाता है इस फेरिक ऑक्साइड में। मूर्छवा में कभी कभी मान लीजिए ना भीगा हुआ मूर्छा, देखो यहाँ पे दो गो क्या लिए हैं, लोहा का परमाणु लिए हैं। ठीक, लोहा का अणु या परमाणु बोल सकते हैं, अणु के रूप में तो रहता नहीं है, इसे देखा जाए तो लोहा का परमाणु है। ठीक, अब देखो इसके बाद ऑक्सीजन का 3/2 लिए हैं, मतलब कि एगो अणु और एगो परमाणु। कैसे एगो अणु एगो परमाणु? देखो 3/2 और दो गो ऑक्सीजन है, गुणे दो, दो से दो कट गया, 3O बचा। 3O बचा मतलब क्या होगा? 3O, तीन गो ऑक्सीजन का परमाणु, तीन गो ऑक्सीजन का परमाणु मतलब दो गो तो ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ करके अणु बनाता है, तीसर का बाहर ही निकल जाएगा, तो ये एक अणु और एक परमाणु। ठीक, तो यहाँ से ये 3/2 का मतलब कि एक अणु ऑक्सीजन का और एक परमाणु ऑक्सीजन का। समझ में आया? बस इतना ही समझिए कि 3/2। अभी 3/2 अगर आपको नहीं लिखने का मन करे तो आप यहाँ से मिटा करके, यहाँ से मिटा करके आप लिख सकते हैं 4 और यहाँ पे लिख सकते हैं 3। ठीक, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं Fe2O3, यहाँ पे 2 से गुणा कर सकते हैं, आपका आ गया। मतलब ये भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। तो देखो ये रिएक्शन आपको एकदम याद होना चाहिए। जब आयरन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बनता है। ठीक, Fe2O3 किसका है? आयरन ऑक्साइड का सूत्र है। और कुछ जल इसके साथ मिक्स हो जाता है। अब देखो हवा में ना नमी ऐसे घूमते रहता है, नमी ऐसे घूमते रहता है। ठीक, तो नमी घूमते रहता है इसलिए नमी इसके साथ मिल जाता है, मतलब भीगा हुआ मूर्छा बन जाता है, भेवल मूर्छा, समझ रहे हो? तो भीगा हुआ मूर्छा बन जाता है। अब कितना जल मिला है हमको तो मालूम नहीं है, जितना जल उसको दोगे उतना मिला लेगा मूर्छा। मूर्छा में अगर जंग में अगर ले जाके आप पानी डालेंगे तो जितना देंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो XH2 मतलब हमको मालूम नहीं है कितना पानी लेता है, लेकिन पानी आ जाता है उसमें, मतलब नमी आ जाता है उस ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड में। ठीक, तो ये होता है, ये होता है समीकरण आपका स्टैंडर्ड समीकरण। आप चाहें तो इसमें H2O को भुला जा सकते हैं, मतलब सुखल मूर्छा का सूत्र लिख सकते हैं। जैसे Fe यहाँ पे 4Fe + 3O2 गिव्स, लिख सकते हैं Fe2O3 2, बस इतना ही भी लिख सकते हैं आप। लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं होता है, हर जगह ये नहीं लिखा जाता है, ये हर जगह लिखा जाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, कहीं भी ज्यादातर जगह यही दिया रहता है, तो ये ज्यादातर जगह नहीं दिया रहता है, इसलिए आप यही लिखेंगे, पेपर में आएगा तो। ठीक, अब देखो इसके उपाय क्या क्या है। किसी वस्तु में अगर संक्षारण हो रहा है, किसी धातु का संक्षारण हो रहा है, लोहे में जंग लग रहा है, तो उसको रोकने का क्या क्या उपाय है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर, जब तेल या ग्रीस लोहा वोहा में चाहे कोनो धातु में पोत दोगे तो उसके आर पार ना ऑक्सीजन जाएगा ना कोनो हवा अंदर से आएगा, वो मतलब तेल का लेयर या ग्रीस का लेयर ऑक्सीजन को अंदर ही नहीं जाने देगा।
और जब तक ऑक्सीजन किसी चीज से रिएक्ट नहीं करेगा उसका संक्षारण होकबे नहीं करेगा। जब लोहा के साथ जाके चिपकता है ऑक्सीजन तबे ना संक्षारण होता है। और लोहा से चिपका दिए हम क्या, ग्रीस और तेल, और जब ग्रीस तेल चिपक गया तो ऑक्सीजन को अंदर आने देगा, नहीं आने देगा। तो ऑक्सीजन जाके लोहा से चिपकेगा नहीं, तब क्या होगा, लोहा का संक्षारण नहीं होगा। ठीक, तो ये होता है। तो ग्रीस या तेल लगाकर पेंट करके पेंट पोत दो लोहा के चारों ओर या किसी धातु के चारों ओर पेंट पोत दो, क्या हुआ, ऑक्सीजन को पेंट भी अंदर नहीं जाने देगा, तो उसका संक्षारण नहीं होगा। ठीक, टिनीकरण करके और गैल्वेनीकरण या बलिदानी परत चढ़ाकर। देखिए टिनीकरण क्या होता है, टिनीकरण होता है मिक्सचर बना करके मिश्र धातु में बना दें, मतलब कि मिक्सचर कर दें, ऐसा इसमें मिला दें, ऐसा इसमें मिला दें कि ये जंग ना लगे। जैसे पीतल बनता है, पीतल, ठीक, पीतल बनता है तांबा के, पीतल जिसको बोलते हैं जस्ता बोलते हैं। ठीक, जस्ता बनता है, जस्ता एक मिश्र धातु है, दो धातुओं के मिलने से बनता है। तो वो क्या है, जो मिश्र धातु है उसमें भी जंग नहीं लगता। आज तक पीतल में जंग लगते हुए देखे हो नहीं, तो पीतल बना दें, मतलब मिश्र धातु बनाकर भी हम जंग लगने को रोक सकते हैं। काहे से कि रिएक्शन नहीं होगा ऑक्सीजन से, फिर मतलब कि उसका रिएक्शन जब ऑक्सीजन से नहीं होगा उसका संक्षारण नहीं होगा। गैल्वेनीकरण या बलिदानी परत चढ़ाकर किसी धातु का या किसी भी चीज का परत चढ़ा दे जो ऑक्सीकृत नहीं होता हो, जो संक्षारित नहीं होता हो। मान लीजिए लोहा है, लोहा के ऊपर सोना का परत चढ़ा दो। सोना ज्यादा बहुत कम ऑक्सीकृत होता है, बहुत कम संक्षारित होता है, तो उसके ऊपर सोना का परत चढ़ा दो। लेकिन सोना का परत चढ़ाने जाओगे नहीं, कैसे कि बहुत महंगा है। तो गैल्वेनीकरण या बलिदानी परत चढ़ाकर, ये सब आप 9th में पढ़े हुए हैं संक्षारण को रोकने के उपाय के बारे में। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा। तेल या ग्रीस लगाकर पेंट करके, टिनीकरण मतलब मिश्र धातु, दो धातु को मिला दो, खभड़ दो, ठीक, वही हो गया मिश्र धातु। गैल्वेनीकरण या बलिदानी परत चढ़ाकर किसी धातु पर लोहा वहा पर कवरिंग कर दो, किसी धातु का या किसी भी धातु पर कवरिंग कर दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण या बलिदानी परत चढ़ाना। विकृत गंधिता, रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता। यहाँ शब्द को पकड़ो, विकृत मतलब खराब, विकृत मतलब उजड़ा पुजड़ा। जैसे कह सकते हैं ये विकृत, बहुत विकृत एरिया, बहुत उजड़ा पुजड़ा एरिया है, समझ रहे हैं। तो ये विकृत गंधिता मतलब एकदम खराब गंध, गंध मतलब कि सुगंध, तो खराब सुगंध आना। वसायुक्त या तैलीय भोज्य पदार्थों को खुला छोड़ देने पर इनके गंध व स्वाद बदल जाते हैं, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे दाल अरुआ जाता है, समझते हैं, दाल खट्टा हो जाता है, उसी को अरुआना बोलते हैं। तो किसके कारण होता है, वही ऑक्सीजन के कारण रिएक्ट कर लेता है, कुछ बैक्टीरिया उस पर बैठ जाते हैं, उसी के कारण वो खट्टा हो जाता है। कोई भी जो तेल युक्त होता है या वसा युक्त होता है उस पदार्थ में भी ऐसा होता है कि वो खराब हो जाता है। ठीक, काहे खराब हो जाता है, कहाँ से, कि ऑक्सीजन जाके उससे रिएक्ट कर लेता है। जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, जब ऑक्सीजन उसके साथ जाके चिपक जाएगा तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से विकृत गंधिता हो जाएगी, मतलब उसका रंग, स्वाद, गंध, स्वाद वगैरह बदल जाएगा। जैसे दाल खट्टा लगने लगता है, प्याज का अगर आप लिट्टी चोखा बनाए हैं तो उसमें प्याज खराब होने लगता है। तो ये सब क्या है, विकृत गंधिता है। भोज्य पदार्थों का खराब होना विकृत गंधिता है। किसके कारण, ऑक्सीजन के कारण खराब होना, ठीक, या उपचयन के कारण होता है, मतलब ऑक्सीजन जाके रिएक्ट कर लेता है किसी भोज्य पदार्थ से, तो इसी के कारण होता है। तो विकृत गंधिता क्या है, रियलिटी में देखा जाए तो विकृत गंधिता किसी भी भोज्य पदार्थ का खराब होना। किससे खराब होना, ऑक्सीजन से खराब होना, बस यही विकृत गंधिता है। ठीक, मतलब किसी भी खाने के पदार्थ का खराब हो जाना ऑक्सीजन के चलते, उसी को हम विकृत गंधिता बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। अब इसको रोकने का कौन कौन सा उपाय है, देखो रेंसिडिटी होता कैसे है। तो ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा किसी भोज्य पदार्थ से, किसी भोज्य पदार्थ से जाके ऑक्सीजन चिपकेगा, तभी तो होगा विकृत गंधिता। अब हम ऑक्सीजन को जाने ही न दे तो कैसे चिपकेगा, जाएगा नहीं तो चिपकेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में बंद कर देते हैं, जिसके अंदर हवा न जा पाए, तब वो सुरक्षित रहता है। ठीक, रेफ्रिजरेटर द्वारा, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में बंद कर दीजिए। बंद करेंगे फ्रिज में, ना फ्रिज के अंदर ऑक्सीजन जाएगा ना उसका हवा बाहर आएगा, और उसके बाद टेम्परेचर लो रहेगा तो उसमें बैक्टीरिया भी नहीं पनपेंगे, तो खराब नहीं होता। फ्रिज का उपयोग करके पैकेट वाले खाद्य पदार्थ में N2 भरकर, देखो N2 मतलब नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो होता है ना बहुत कम रिएक्टिव होता है, नहीं रिएक्ट करता है। ठीक,
तो नाइट्रोजन मतलब अक्रिय गैस होता है, आप समझो अक्रिय गैस होता है, मतलब किसी से क्रिया नहीं करेगा, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, किसी के साथ संबंध नहीं बनाएगा, बस समझ रहे हैं ना, किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, बस। तो ये अक्रिय गैस इसी को बोलते हैं। अक्रिय किसको बोलते हैं? जो किसी के साथ रहना पसंद ना करे उसी को अक्रिय बोलते हैं। तो अक्रिय गैस है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो है अक्रिय गैस है, मतलब फूड के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो पैकेट में जो कुरकुरा उरकुरा आता है, मतलब जो होता है चिप्स वगैरह का पैकेट, उसमें देखे होंगे हवा भरा रहता है। हवा क्या होता है? वही नाइट्रोजन गैस होता है। काहे लिए भरा जाता है? काहे से कि भोजन से क्रिया नहीं करेगा, जब क्रिया नहीं करेगा भोजन खराब नहीं होगा। अब हम ऐसे ही पैकेटवा को बंद कर देते तो क्या होता? उसमें ऑक्सीजन रहले रह जाता है, जाके भोजन से रिएक्ट कर देता और भोजन को खराब कर देता है, चिप्स वगैरह खराब हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को खींच लेते हैं बाहर और उसी में नाइट्रोजन भर देते हैं और भर करके पैक कर देते हैं, हो गया हमारा काम। नाइट्रोजन ना रिएक्ट करेगा ना कुछ, तो भोजन खराब नहीं होगा। तो ये है विकृत गंधिता को रोकने का उपाय। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। श्वसन क्या है? श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। दहन क्या है? दहन जो है किसी चीज का जलना दहन है। संक्षारण क्या है? किसी चीज में जंग लगना, मेनली संक्षारण है, बस हमको याद करने के लिए जंग लगना बोल रहे हैं। किसी चीज में जंग लगना संक्षारण कहलाता है। विकृत गंधिता क्या है? रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी मतलब किसी भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन के चलते खराब हो जाना, रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता कहलाता है। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर का नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स का लिंक दिया होगा। आप लोग नोट्स का डिमांड करते हैं, इसीलिए नोट्स देना पड़ता है, नहीं तो नोट्स देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक, आपको खुद अपने मन से नोट्स बनाना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि जितना अधिक हो सके अपने मन से नोट्स बनाए, बस कभी कभार कंफ्यूजन होने पे जाकर के उस नोट्स में देखें। ठीक, तो हम अब अगले लेक्चर में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। देखते हैं, बायोलॉजी का चैप्टर शुरू करते हैं अगले लेक्चर में। कहे से कि दो थे हम फिजिक्स का चैप्टर पढ़ चुके हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड था, इसीलिए दो चैप्टर पढ़े थे। उसके बाद केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम बायोलॉजी का एक चैप्टर जो है क्या है अभी हम देख कर बताएंगे। लाइफ प्रोसेस है। ठीक, जैव लाइफ प्रोसेस मतलब कि उसका हिंदी नाम नहीं याद आ रहा है तो माफ कीजिएगा। देखिए, उसका लाइफ प्रोसेस नाम है इंग्लिश में उस चैप्टर का। तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।